हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आज के लेक्चर आपके लिए काफी खास है। पहले लेक्चर को समझिए, इंट्रो जो बहुत जरूरी हो जाता है। यह जो ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 के लिए आया है, लेकिन यह PYM 2024 मतलब समझने के प्रयास कीजिए। यह प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, मतलब P मतलब प्रीवियस, Y मतलब ईयर, M मतलब मॉडल पेपर, यानी कि 2024 का मॉडल पेपर है। ये 2024 के मॉडल पेपर का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो क्लास 12 के फिजिक्स का है। यह बिहार बोर्ड का है। अब बात समझिए। अब कहिए सर 2024 के क्यों पढ़े, 2025 में एग्जाम देना है, 2024 के क्यों पढ़े। रीजन समझना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है। इसमें आपको मॉडल सेट जारी हुआ था, फिर 2025 में भी जारी हुआ, जो अभी अब आप लोग एग्जाम दोगे 2025 में। देखो होता क्या है कि 2025 में जो मॉडल पेपर जारी होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 9 के बराबर आते हैं, ठीक है। अब वो करेगा तो एक या दो कभी कभी आ जाता है। लेकिन इससे पहले जितना मॉडल सेट जारी हुआ है, चाहे 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, भाई सिलेबस वही था। सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। जो अभी जारी हुआ है उसमें से अधिकतम क्वेश्चन इसमें से मैच कर जाएगा। और यही क्वेश्चन जो सेट किया था वही 2025 में भी सेट किया, और 2025 के एग्जाम में भी वही टीचर सेट करेगा। यानी कि बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पढ़ना। तो 21, 22, 23, 24 आपको पढ़ लीजिए, काम खल्लास हो जाएगा, पूरा वहां से आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2024 का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जरूर देखिएगा, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफी खास है, और इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आ देंगे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन था PYQ का, नहीं सॉरी PYM का, मतलब प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है ना। 2024 की बात कर रहा हूं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया था इस बार, क्या था कि 2.4 मीटर व्यास के, क्या कहा, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले की आप पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। मतलब कोई गोला है, यहाँ पे मान लेते हैं गोला है, ठीक है ना, जिसकी व्यास, व्यास मतलब होता है यह व्यास होता है, ठीक है ना। व्यास का वैल्यू दे रखा है, यानी कि डी का वैल्यू दे रखा है। व्यास मतलब होता है डी, ठीक है ना। डी को हम डी मतलब व्यास होता है। डी का वैल्यू दे रखा है 2.4 मीटर, ठीक है ना। जो ऐसे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे दिया है कि व्यास बराबर इतना, ठीक है, ये सब लिख दिए हैं। अब कहता है इसका मतलब यहाँ पे है, या ओरिजिन पॉइंट है, इसका टोटल का वैल्यू है 2.4, ठीक है। वही कहता है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी समान समान आवेशित चालक के गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये हमको दे रखा है, जो यहाँ पे देखा है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रो फैराडे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सही समझते हैं। अगर माइक्रो फैराडे के अगर डायरेक्ट हम फैराडे में चेंज करें, माइक्रो कूलम मीटर है, कूलम आपको कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपको मैं समझाने के प्रयास करूं, यानी कि सिग्मा का जो वैल्यू दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, बटा मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसको पढ़ते पर मीटर स्क्वायर या मीटर इनवर्स स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। देखो आपको माइक्रो जो होता है, एक माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रो इक्वल टू, आपको क्या होता है, आपको 1 गुने 10⁻⁶ फैराडे या 6 कूलम कह सकते हैं, ठीक है ना। इतने आपको वैल्यू होता है। यानी कि अब इसने आने के 80 माइक्रोफैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुने 10⁻⁶ होगा कि नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा, जितना मैंने लिख दिया हूं। और एक चेक, चलो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले व्यास का वैल्यू दे रखा है, यानी कि डी का वैल्यू दे रखा है। डी का वैल्यू 2.4 मीटर है। तो डी यानी कि व्यास होता है पूरा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का दे रखा है। तो हमको सिर्फ त्रिज्या से मतलब होता है आधा, यानी कि आर। तो त्रिज्या का वैल्यू क्या होता है, व्यास का आधा होता है। यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटा 2, यानी कि 2.4 बटा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 मीटर। यानी कि जो त्रिज्या का वैल्यू है 1.2 मीटर हो जाएगा। सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर इसको हम डायरेक्ट कूलम माइक्रो हटाएंगे, 80 गुने 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब कहता है यहाँ पर है, तो गोले पर आवेशों की गणना कीजिए। तो गोला पर आवेश कितना है, देखो गोले के पृष्ठ को छोड़ने वाली
विद्युत फ्लक्स की बात करें तो हो जाता है 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक प्रकार का ये इसके लिए आपको गॉस का प्रमेय दिया गया है, वही कहता है गोले पर आवेश। आपको पता है गॉस का जो थ्योरम होता है किसी बंद सतह के लिए लागू की जाती है, और ये भी आपको गोला की बात किया गया और एक प्रकार के बंद सतह है। तो क्या करेंगे 5 बराबर क्यू अपॉन क्यू आप एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्यू का वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू पता होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आप 8.85 गुने 10 पावर माइनस 12 फैराडे पर मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। क्यू का आपका बात करें तो क्यू देखो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1.4 गुने 10 पावर माइनस 3, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्यू का वैल्यू प्राप्त कैसे किया गया है, तो सिग्मा का एक वैल्यू होता है, ठीक है ना। सिग्मा का वैल्यू मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, आपको सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, क्यू बटा ए होता है कि नहीं, क्यू बटा ए होता है। हमको क्यू का वैल्यू पता नहीं है तो क्यू का वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आराम से पहले फॉर्मूला बनाते फिर आपको समझ में आएगा ये क्यू का वैल्यू कैसे आया है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व से सूत्र दिया जाता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है कि नहीं। तो क्यू का अगर हम यहाँ इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाएगा आपको सिग्मा हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू की बात करें, ए आपका गोले का क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी पता है, सिग्मा का वैल्यू है 80 गुने 10 पावर माइनस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 पाई तो ठीक है, आर का वैल्यू क्या है, तो आर का भी वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो क्या होगा, क्यू का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू क्या है 1.2 का स्क्वायर गुने 80 गुने 10 पावर माइनस 6, ठीक है। अब यहां पर जो ये हल करेंगे तो हमको वैल्यू से प्राप्त होता है 1.4 गुने 10 पावर माइनस 3, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू प्राप्त होगा इससे, इस फॉर्मूला से। मैं यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल का मतलब होता है सब चीज लिख ही देंगे तो फिर मजा ही खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होता है, परवैद्युतांक का मतलब होता है, आपसे पूछेगा परवैद्युतांक का वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 गुने 10 पावर 12 फैराडे पर, ठीक है। और इससे जब वैल्यू तक ज्ञात करेंगे तो हम प्राप्त होगा 1.6 गुने 10 पर 8 न्यूटन। देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को फैराडे पर मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसका वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका क्या होता है द्विमीय सूत्र, सॉरी आई मीन ऐसे ही मात्रक होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, समय मैंने दिया, नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करना, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए, क्योंकि इसमें पूरा साफ एंड क्लियर लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिंपल ये चीज ध्यान देना दिया जाता है कि क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन था आपके, विभव प्रवणता की क्या है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक लिखे, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को लिखे। पहला पूछा गया विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट बटा मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखना आप विभव प्रवणता का ऐसे ही मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, 1 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। और साथ में विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध लिखने के लिए तो याद रखना विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच संबंध जो होता है ई बराबर जो होता है, ई बराबर यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, डेल एक्स होता है। ये भी इसके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता का बीच संबंध है, ठीक है ना। यहाँ पे जहां पे ई आपका विद्युत क्षेत्र है, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। तो देखो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, और इसके लिए 1 नंबर, यानी कि टोटल 2 नंबर हुआ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं। और यह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, देख लीजिएगा, आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पढ़ना। देखो किसी, अभी सोचो कि नॉर्मल टीचर के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन और बोर्ड में जो क्वेश्चन सेट करता है उसके द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन ज्यादा बेहतरीन है, जो बोर्ड में क्वेश्चन सेट करता है उसका सिलेक्टेड, और यह मॉडल पेपर उन्होंने जारी किया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया आपको। चलो, और एक और चीज आपको बताए, रियल वाला बात, जितना मंथली एग्जाम हुआ था उसमें जितना क्वेश्चन आया था, सेंटअप एग्जाम हुआ था, टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे हम, क्योंकि वही उसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं 100% लिख के बोल रहा हूं आज, और इस वीडियो को, इस क्लिप काट, इस इतना भी बोला ना, 100% बोल रहा हूं। जितना मंथली एग्जाम हुआ है, हर महीना में एग्जाम हो रहा था ना 12th का,
एक स्कूल में, कॉलेज में, तो उसमें जितना क्वेश्चन आते थे उस क्वेश्चन को आप याद कर लो। अगर 100% नहीं आता है, ठीक है ना, तो हमको आप बोलना, और इस वीडियो को हम उसी दिन दिखाएंगे जब रिजल्ट आप लोग एग्जाम दे के आओगे ना, तो हम वही मंथली एग्जाम वाला क्वेश्चन खोलेंगे और फिर क्वेश्चन मिलवा कर बताएंगे ये क्वेश्चन किससे आया है, ठीक है। और वह क्वेश्चन सेट कौन करता था? वही टीचर सेट करता था जो मेन बोर्ड एग्जाम में सेट करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात को, धैर्य पूर्वक बना। हम दूसरे की तरह नहीं है कि कुछ थंबनेल लगाकर कुछ पढ़ाएंगे, नहीं, जो होगा रियल वही पढ़ाएंगे। बोलता है ना यूट्यूब पर फेक आता है बहुत सारा वीडियो, हमारे चैनल पे एक भी फेक वीडियो नहीं है, और इसी वजह से हमारा चैनल उतना अच्छा से नहीं चलता है, इसी कारण से, सच बोलने के कारण से। और सच का भलाई आज की दुनिया में नहीं है। हमको भी झूठ पर जब उतर जाएंगे ना, जब झूठ फेंकने लगेंगे, बहुत सारा बातें फेंकने लगेंगे, फेंकना मतलब समझते हो, बड़का बड़का बात फेंकेंगे, हमारा चैनल भी खूब ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। जहिया फेंकने लगे जहिया, क्योंकि आज का दुनिया जो झूठ बोलता है वही चलता है, जो सच बोलता है उसका कोई कदर नहीं है दुनिया में। चलिए, तो ये समझ में आ गया, आगे चलिए। जो सच दिखाएगा वो कभी नहीं चलेगा, उसको दुनिया फेंक देता है। आप लोग फेंकते हो ना, आप लोग ही ना जाते हो, कुछ हमने लगा, कुछ देख देना है, क्या बात है कि नहीं? आप ही लोग करते हो, हमको क्या है। अगले क्वेश्चन देखो, फिर न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में बात सिंपल है। न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले क्या दिया, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना आवेश का मान समान रूप से, देखो अगर मान ले गोलीय चालक है, ठीक है ना, जिस पर ऑलरेडी कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी कि इसमें जो इसका केंद्र है इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर यानी कि आर का वैल्यू जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, जिसको आर कहते हैं, आर मतलब त्रिज्या होता है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? आगे कहा गया कि यहाँ पे गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुने 10⁻⁷ आवेश आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। यानी कि आपको Q का वैल्यू दे रखा है, Q मतलब आपको क्या होता है, आवेश। Q का वैल्यू दे रखा है 1.6 गुने 10⁻⁷ कूलम दे रखा है, ठीक है। देखो पहले दिया क्या है उसको समझिए, इतना है। अब कह रहा है गोले के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गोले के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, ई बराबर, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसमें आपको ऑलरेडी 1/4πε0 की बात कर लेता हूं। इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10⁹। इसका वैल्यू ऑलरेडी पढ़ाते हैं कुलम्स के लॉ में, कुलम्स के नियम इसको पढ़ा चुके हैं। साथ में आपको क्यू का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, बस डालिए, ज्ञात कीजिए। देखो इतना इजी न्यूमेरिकल भाई, इतना प्यारा चीज है ना। मैथ पढ़ लिया उसके लिए तो फिजिक्स गर्दा है, नहीं पढ़ा। देखो कुछ हमने किया, सबसे पहले इसमें देखो आपको किया क्या है, इसमें सबसे पहले आर का वैल्यू दे रखा है, क्या देगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के है, उसको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 से भाग देंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेश का वैल्यू दे रखा है, क्यू बराबर आवेश का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र के सूत्र यही तो होता है, आपको याद तो होगा। और बस इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू जो होता है 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 होता है। अब गुना तो गुना दीजिए, क्योंकि इसके बीच कुछ नहीं गुना। क्यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डाल दीजिए। आर का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से पता है, डाल दीजिए। और जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 10⁴ आ जाएगा, ठीक है ना, 10⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। यह आपका होगा यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई बराबर हो सकता है न्यूटन बटे कूलम हो जाता है, ठीक है ना, न्यूटन बटे कूलम। यह इसका मात्रक होगा, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, तो 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि E बराबर एक सूत्र होता है F/Q होता है, F/Q। और F का वैल्यू F क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और कुलम का सॉरी आवेश का मात्रक कूलम होता है, इससे न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगले क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम पे यह पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ तक अगर वायरल क्वेश्चन भी आएगा तो हम आपको जरूर आंसर देंगे उसका टेलीग्राम पे। अगले क्वेश्चन है लॉरेंस बल क्या है। ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा, लॉरेंस बल होता क्या है। जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हो, यानी कि जब कोई आवेशित कण जिस पर ऑलरेडी आवेशित है, उस पर चार्ज है, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा कण है, सब्सटेंस है जो चार्जेबल है, चार्ज है उस पर, यानी कि कहा जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दोनों उसके उसे हम कहते हैं
आवेशित कण दोनों मौजूद है, तो आवेशित कण पर जो बल लगेगा, जो वहां पे आवेशित कण जा रहा है ना, ये हो सकता है इधर विद्युत क्षेत्र हो, इधर चुंबकीय क्षेत्र हो, है कि नहीं। और इससे जब आवेशित कण जा रहा है तो इस आवेशित कण पर जो बल लगेगा, अब मान ले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब चुंबकीय, आप विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इससे कोई आवेशित कण बेचारा जा रहा है, बीच में फंस गया, तो इस पर बल लगाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल। और इसके लिए एक सूत्र दे दिया जाता है, F बराबर Q इंटू, आपको एक सूत्र दिया जाता है, F बराबर यहाँ पे Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। ये सूत्र दे दिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, आपसे पूछेगा। तो याद रखना, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसके लिए सूत्र होता है F बराबर Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, जो आपके आगे काम आएगा ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, एक बार शेयर कर देना। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के प्रयास कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो मात्र 99 रुपया लग रहा है। अगर आपके भी घर में कोई टॉपर बनना चाहता है, 2026 में एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए कोर्स भी आ चुका है, 10th और 12th दोनों का, मात्र 1000 रुपया लग रहा है पूरे एक साल में। पूरे एक साल का बता रहा हूँ फी, यानी कि महीना में 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा, 80 रुपया पड़ रहा है, महीना का 80 रुपया, और 80 रुपया में पूरे एक साल पढ़ाएंगे हम, ऑल सब्जेक्ट लाइव वीडियो और क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट लेंगे, नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, टू जेड उसमें रहेगा भाई। जेके जी क्लासेस के ऐप पर ऐसे कॉल कर लेना भाई, हम लोग बातें कर लेंगे एक बार, आप संतुष्ट होइएगा तो लीजिएगा, नहीं क्या क्या फायदा है आपको, यहाँ पे पढ़ना क्यों चाहिए। कॉल करने में 2 मिनट बात करने में जरूरत नहीं है, जब लाइव की सवाल हो तो आप 1 घंटा उसमें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात कीजिए, समझिए इसको, आपको अच्छे लगेंगे तो बिल्कुल लेने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित आरेख बनाएं। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो नामांकित आरेख बनाना है, बनाना बहुत ईजी है। ट्रांसफार्मर का नामांकित आरेख, ऐसे ट्रांसफार्मर का नामांकित आरेख बनाना है तो ट्रांसफार्मर दो होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, बनाना बहुत ईजी है अगर बनाने के प्रयास करो तो, ठीक है ना। बनाना मतलब केला की बात नहीं कर रहे। अब देखो, हम इसको बनाने के प्रयास करते हैं, सिंपल। अगर आपको बनाना तो सिंपल इस तरह से आपको लाना है, ठीक है ना, इससे लाना है, ऐसे ले जाना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे आना है, ऐसे आके ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे आना है, ऐसे आके ऐसे ले जाना है, ठीक है। आगे चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको क्या करना है, इससे, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब क्या करना है, भीतर में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस सिंपल है। तो दूसरा कलर करना है, कलर कर दीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाथ पड़ जाएगा ये, ठीक है, ऐसे बनकर ऑलरेडी ये रेडी हो चुका है, ये ट्रांसफार्मर है। और अब ज्यादा करना है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, हो गया। ये आपका ट्रांसफार्मर के रेडी हो चुका है, बस इसका नाम लिख दीजिए, काम खत्म। कुछ नहीं है, प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली में फर्क नहीं है भाई, देखो दोनों सेम होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला आपको प्राइमरी कुंडली होता है, ये वाला आपको प्राथमिक कुंडली है, ठीक है ना। P1 लिखते हैं, इसको P2 लिखते हैं, P2 लिखते हैं। प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली, काम खत्म, बन के रेडी है, ज्यादा फिगर की देखने की जरूरत नहीं है। P1 P2 लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सिर्फ फिगर फिगर मेन होता है भाई, फिगर बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम तथा न्यूनतम मान को लिखिए। देखो, आप लोग कहते हो सर डिफिनीशन आपका बहुत छोटा रहता है, नंबर मिलेगा, आपसे क्वेश्चन क्या कहा, ये क्वेश्चन कौन कहा, बोर्ड द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा जारी 2024 का प्रीवियस मॉडल पेपर है, याद रखना। आपके एग्जाम 2025 में होने वाला है, आप समझिए। कहा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम एवं न्यूनतम मान को सिर्फ लिखना है, मान को लिखना है, यानी कि महत्तम मान का जो सूत्र होता है, न्यूनतम मान का जो सूत्र होता है, उसी को लिखना है। और महत्तम मान के लिए सूत्र जो दिया जाता है आपका, वह 1+D/F दिया जाता है, यह महत्तम मान, ठीक है। और न्यूनतम मान के लिए अपन D/F दिया जाता है। सिर्फ 2 वर्ड हुआ, एक वर्ड 2 वर्ड, और इस 2 वर्ड के लिए, इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 1 नंबर। अब बताओ, 2 लाइन लिखने के लिए 2 नंबर नहीं देगा आपको। आप कहते हो सर 2 लाइन है भाई, इतनी छोटी सा डिफिनेशन, अरे बकलोल, या क्या है,
फिजिक्स है, साइंस है, और साथ में सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है। आई मीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ये आपकी विषय होता है। ठीक है ना, जो लैंग्वेज होता है जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है ना, उर्दू, फारसी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब जो होता है इसमें शब्द का लिमिट रहता है। साइंस में, सोशल साइंस में, यानी कि जो आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट होता है उसमें, चाहे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसमें आपको जियोलॉजी जो भी है, बॉटनी जो भी है, चाहे आर्ट्स में हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी, आपको होम साइंस जो भी है, उसमें शब्द का लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि शब्द लिमिट सिर्फ लैंग्वेज वाला में रहता है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, तो आपको सीधा महत्तम और न्यूनतम मान लिखने के लिए पूछ रहा है सरल सेकेंडरी के लिए। याद रखना एम जो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आवर्धन क्षमता को दर्शाते हैं, तो एम बराबर डी अपॉन एफ न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, और आवर्धन एम बराबर क्या हो जाएगा, महत्तम मान के लिए 1 प्लस डी अपॉन एफ महत्तम मान के लिए। यह आपको सूत्र दी जाती है, और ये दोनों के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे, यानी कि दोनों एक नो लिखोगे एक नंबर मिलेगा। बस दो वर्ड लिखिए, 2 नंबर पाइए। और ये बोर्ड ने कहा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहा, यहाँ पे संट क्या है, दो उपयोग लिखो, संट का दो उपयोग बताइए। और ये सब क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा उटपटांग क्वेश्चन है, उटपटांग क्वेश्चन नहीं है। आपको एग्जाम में देने जाओगे ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन उटपटांगे रहता है, जो आप कभी पढ़े नहीं हो, या ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको समझ में तो आएगा लेकिन लिख नहीं पाओगे। रीजन ये होता है, बताओ ये क्वेश्चन जो कहा, एक मिनट स्क्रीन शॉट आ गया शायद, एक मिनट देखो, ये जो क्वेश्चन कहा, ये क्वेश्चन आप तक कभी पढ़े थे, पढ़े जरूर थे, याद भी होगा, लेकिन लिख नहीं पाओगे। रीजन है कि भाई क्वेश्चन कहते हैं महत्तम मान और न्यूनतम मान का सूत्र पूछ रहा है, और आपको पता है कि आवर्धन क्षमता क्या, डिफिनीशन तो लिख सकते हो, इसका सूत्रवा लिखने में याद होगा, लेकिन लिख नहीं पाओगे। तो यह उटपटांग क्वेश्चन इसी को कहते हैं, याद है लेकिन लिख नहीं पा रहे, उटपटांग हो गया। ठीक है ना, चलिए, संट क्या है, तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, क्या कहा, जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसे संट कहते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो संट का जो उपयोग होता है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाने के लिए हम लोग संट का प्रयोग करते हैं। हो सकता है गैल्वेनोमीटर जो होता है, जिसको धारामापी कहते हैं, वह जलने से अगर उसको बचाना है तो हम लोग संट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है आपसे कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा, प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा शिखर मान के संबंध स्थापित करो। भाई लो, इतना इजी क्वेश्चन है ना। देखो, प्रत्यावर्ती धारा और शिखर मान के बीच संबंध क्या है, चलो संबंध को बता दें, एक वर्ड में लिख सकती हो। देखो, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग मध्यमूल मान जो होता है IRMS, इस IRMS को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, और यह जो संबंध होता है, यह I0 बटा √2 होता है। ठीक है, बस हो गया संबंध स्थापित। जहां पर हम लिख देंगे IRMS प्रत्यावर्ती, यानी कि AC के लिए प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, वर्ग मध्यमूल मान है, वर्ग मध्य मूल मान, मूल मान। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, अब समझिए। देखो, IRMS को कहते हैं, IRMS को कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान, जो आपसे पूछा गया भी यहाँ पे, क्या कहा, प्रत्यावर्ती धारा मान तथा शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, और I0 जो होता है शिखर धारा होता है, क्या होता है, शिखर धारा, शिखर मान होता है। बस संबंध स्थापित हो गया, सिर्फ एक सूत्र लिखने के लिए, और इस सूत्र में कौन चीज उपयोग की है उसको लिखने के लिए आपको 2 नंबर दे रहा है, क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। अब तो क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान शिखर मान के 1/√2 गुना के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ IRMS जो होता है I0/√2 होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, जहां पे IRMS क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान, I0 जो है शिखर मान है, शिखर धारा है। ठीक है, तो इसके सूत्र को लिखने के लिए, और डिफिनीशनवा तो बस आपके अच्छा लगने के लिए लिख दिए हैं, डिफिनीशनवा को तो लिखने की इसको जरूरत भी नहीं था। ठीक है ना, तो क्या लिख दिए यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल। देखो इसमें क्या है, अगर IRMS की बात कर लेते हैं, IRMS एक किसके बराबर, I0 के बराबर है। अगर 1/√2 इसके साथ गुना नहीं रहता तो इसके बराबर होता कि नहीं, क्योंकि सब इसमें गुना किससे किया गया, इतना से, अगर यह हटा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। वही कहता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान को और शिखर मान में 1/√2 गुना के बराबर है,
है कि नहीं? अगर ये सिर्फ हटा दिया जाए, इसको तोप दो, अब दोनों बराबर हो गया। अगर इसे इसको जोड़ेंगे तब नहीं, क्या होता है, अलग थोड़ा लगता है कि नहीं? और देखो ये भी क्वेश्चन उटपटांग था। उटपटांग कहने का मतलब है कि आपको याद है लेकिन लिख नहीं पा रहे हो। अधिकतम बच्चा इसको पता नहीं कि भाई क्या होगा, लिख ही नहीं पाएगा, सोच रहे अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छा बतिया ले, अच्छा हेलो हेलो का सोना छूत गईलू हाँ सोना, है कि नहीं? हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना, वही हाल है। हेलो हेलो का सोना करते हो, सूत गईलू का ना सोना। तो यहाँ पर उस सोना वाला काम नहीं आएगा, पढ़ने वाला काम आएगा। आइए, हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना। अगले क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात और प्रतिबाधा को क्या है? ऐसे यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना। यह ऑलरेडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना धैर्यपूर्वक, ठीक है? तो इसमें दो क्वेश्चन कहा, प्रतिघात और प्रतिबाधा के हैं। तो सबसे पहले प्रतिघात देखते हैं, फिर प्रतिबाधा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिघात की बात कर लेते हैं। तो प्रतिघात जब होता है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ, क्या कहा मेरा दोस्त, एल परिपथ सी परिपथ के जो प्रतिरोध होता है, यानी कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ, सीआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ, मैंने कहा एलआर परिपथ, एलआर परिपथ, सीआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ के जो प्रतिरोध होता है, यानी तीनों का जो प्रतिरोध होगा, तीनों का प्रतिरोध, ठीक है? मैंने कहा एलआर परिपथ, सीआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ के जो परिपथ को ही क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबाधा पूछा, प्रतिघात, और प्रतिघात कहता है एल परिपथ सी परिपथ के जो प्रतिरोध होगा, यानी कि दोनों का प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। तो मैंने कहा फिर से समझिए, प्रतिघात क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ, सीआर परिपथ और एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर? किसी प्रकार की दिक्कत हो बता दो भाई। चलो, और मजा आएगा, देखो हमारे यहाँ पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखो भले हम थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से 2-4 दिन हम क्लास अच्छा सा नहीं ले रहे थे, मजा नहीं आ रहा था। अब आओ ना, हेलो हेलो का सोना सुत गइलो का ना सोना, कोई हाल है। अगले क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखें। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन दो गुण ही अब पूछता है, 2 लाइन का डिफिनेशन लिखो, नंबर पाओ। तो कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, गमन के लिए, गमन करने के लिए, मतलब उसको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वो इतना नालायक बेहुदा है, कहता नहीं है नालायक है, किधर में चल जाता है, जिससे देखे ना, फुआ से एगो स्प्लेंडर ले लेगा, उसको ढुला देगा, चाहे थार ले लेगा, थार कहता है कहते ट्रैक्टर बना देता है सब, माटियों में धुलका देगा, क्यों बन्ने पर चढ़ा देगा, नहरे पर चढ़ा देगा, सड़क टूटल हो चाहे फटल कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसको साफ एकदम ट्रैक्टर बना लेता है कि नहीं? वही कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो गमन करता है, लेकिन जाता है, ये माध्यम से मतलब ही नहीं है कि क्या है, नो है, काट है, कूट है, खुरपैरिया रास्ता है। खुरपैरिया जानते हो ना, पैदल चलने वाला रास्ता को खुरपैरिया रास्ता कहते हैं। बाइक चलने वाला रास्ता है, पैदल चलने वाला रास्ता है, कार, मतलब उससे मतलब ही नहीं उसको, चाहे पानी हो, चाहे कांच हो, चाहे हवा हो, निर्वात हो, इसके भाषा में, ठीक है ना? तो आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा का क्या कर सकते हैं, विद्युत एवं विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के आप क्या कर सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। और यहाँ तक भी गमन तो करने के लिए किसी को जरूरत नहीं लेता है, लेकिन साथ में ना विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, ना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। यानी कि समझ गया ना, मतलब किसी से कम मतलब ही नहीं है, मतलब लातू खैली गाड़ियों खैली तैयो कोई फर्क नहीं के पड़े थे। यानी कि निर्लज जिसको कहते हैं हमारे भाषा में, जो मतलब उन्हों से बोली सुना तारी, अनहु से बोली सुनाई तारी, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं के पड़े, वही हाल है, ठीक है। तो ये निर्लज की तरह काम करता है अपनी भाषा में। देखो हम कुछ भी शब्द यूज कर रहे हैं, जो देहाती शब्द हो, घर में यूज होता है, फिक्स है। देखो हम घर, आपके घर के सदस्य हैं, तो सीधा समझ लीजिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़े भाई समझ लो, समझ गए ना? थोड़ा सा कुछ बोल भी देंगे तो आप बुरा मत मानना।
अगले क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करो। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे बड़ा अंतर जो होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। तो इसमें डिफिनेशन नहीं छुपा हुआ ना, प्रथमा मतलब एक बार, द्वितीय मतलब 2 बार क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, किसमें, प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होता है भाई, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये तो आसान होगा याद करना, लेकिन दो जो ये दो और पॉइंट लिखे है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है। इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, अब कहता है प्राइमरी का जो बाहरी किनारा लाल होता है, एक वो याद हो गया ना, सब याद हो गया, बस एक याद करना है कि देखो प्राइमरी इंद्रधनुष जो प्राथमिक इंद्रधनुष का जो बाहरी किनारा लाल होता है, इसके अलावा सब याद हो जाएगा। कैसे, जब बाहरी किनारा प्राइमरी का लाल होता है तो यहाँ पे द्वितीय का प्राइम बाहरी क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। जब यह पता चल गया तो प्राइमरी का जब बाहरी किनारा लाल है तो भीतरी किनारा बैगनी हो जाएगा, और द्वितीय का भीतरी किनारा लाल हो जाएगा। मतलब एक सिर्फ एक पॉइंट याद करो, प्राइमरी जो होता है प्राथमिक कुंडली का बाहरी किनारा लाल होता है, तो द्वितीय का बाहरी किनारा बैगनी, और जब प्राथमिक का जो बाहरी किनारा लाल होता है तो प्राथमिक का भीतरी किनारा बैगनी, तो द्वितीय का भीतरी किनारा लाल। मतलब इतना इजी, देख लो भाई, बाहरी किनारा तो लाल, भीतरी किनारा तो बैगनी, इसमें उल्टा होगा, बाहरी किनारा तो बैगनी, भीतरी किनारा तो लाल, है कि नहीं। आइए, तो ही भरा एक नमारे हो जा, हाँ ओढ़ी के कमरे अमर हो जा, है कि नहीं। चलो, कहता है परमाणु की बोर मॉडल के 2 कमी को लिखो। तो परमाणु के 2 बोर मॉडल है, एक मॉडल दिया था, बोर एक वैज्ञानिक का नाम है, बोर चचा कोई थे, पता नहीं किसके चचा थे, हो सकता है कि आप ही में से कोई एगो चचा रहे होंगे, हो सकता है किसी का पुश्तानी रहा होगा, भाई कोई जानता है? अभी गांधी जी का पुश्तानी है कि नहीं, सबके पुश्तानी है कि नहीं, उसी तरह से इसका भी कोई ना कोई पुश्तानी रहा होगा, है कि नहीं। चलो देखो, ये कहता है बोर, यहाँ पे परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों को लिखे। याद रखना, यह साधारण परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके थे, मतलब जो परमाणु हमने बोर चर्चा जो थे, वो जो परमाणु के जो साधारण स्पेक्ट्रम है उसको नहीं समझा सके थे। साथ में यह परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण तथा उसकी सूचना जो था नहीं दे सके थे, ठीक है। साथ में यह इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को नहीं समझा सके थे हमारे बोर चचा जी, ठीक है। यह हुआ। अगले क्वेश्चन है, पता है ओ और एन एंड गेट के बुलियर व्यंजक सत्यता सारणी को लिखे, और ये पूछेगा भाई, ये तो कंफर्म है। ऐसे गेट तो मूलतः 3 होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, 3 मूलतः गेट होते हैं, और गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट मूल्य रूप से होता है। 2 गेट और होता है, एक होता है यहाँ पे नंद गेट, और है ना नॉर गेट होता है, एक होता है नंद गेट, एंड के आगे लगा दीजिए एन लगा दीजिए तो नंद गेट बन गया। ये 2 गेट और होता है, ये भी खूब पूछता है, ठीक है। मेन तो आपको यही पूछेगा। ऐसे बनता कथी, और नॉट मिलाएंगे तो ये बनेगा, और नॉट और एंड मिलाएंगे तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है, जब और एंड नॉट मिलेगा तो नॉर बनेगा, एंड और नॉट मिलेगा तो नंद बनेगा, ठीक है। ये 2 गेट होते हैं। ऐसे ही सब पढ़ा चुके हैं, लॉजिक गेट देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। और अभी जो है आपका और नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो और गेट का जो बुलियर व्यंजक होता है, जो और गेट का जो बुलियर व्यंजक होता है, वो आपका a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। और गेट की बात करें, a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, और नॉट गेट का होता है a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। तो बुलियर व्यंजक तो क्लियर है। सत्यता सारणी की बात करें, इसका भी लिखना आसान है। ऐसे इधर क्या लिखा हुआ मैटर मत करता, ये सेम है, सही है, लेकिन हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको 3 को रो लेना है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो हो गया। इसमें देखिए, सबसे पहला में हम क्या करते हैं, पहला में हम इसमें ए लिखते हैं, इसमें बी लिखते हैं, और जिसका ज्ञात करना है इसमें हम उसका लिखते हैं। जैसे कि और गेट ज्ञात करना है तो हम a प्लस बी इक्वल टू वाई लिख दिए, और गेट ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमको 4 को खंड और बनाना होता है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड, इतने हमको बनाना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसमें 4 खंड है आपको, तो इधर 2 है, 2 ये, यानी कि इसमें 2 कुछ भरा जाएगा, उसके बाद आंसर होगा। तो हमको 0 और 1 दिया गया है, 0 और 1 को कैसे भर सकते हो, जैसे कि आपको 2 सिक्का दे दिया जाए, उछालो,
तो क्या हो सकता है? कहोगे सर हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। उस तरह से 0 और 1 दे दिया जाए तो ज्यादा खिंचाओगे तो 0 0 हो सकता है, या हो सकता है कि 1 0 हो, 0 1 हो, या 1 1 हो। यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ संभव है क्या? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? चलिए सेम आपको अभी आंसर इसका नहीं लिख रहा है, इसका बनाकर लिखेंगे। पहले आप देखो यहाँ पर, उसके बाद एक और 3 गो लेना है, 1 गो 2 गो 3 गो, जिसमें आपको पता है क्या भरना है। पहले का में ए भरना है, बी भरना है, इधर ज्ञात जिसको करना है, जैसे आपको नॉट गेट ज्ञात, सॉरी और एंड गेट ज्ञात करना है, तो ए डॉट बी इक्वल टू वाई लिख दिया। ठीक है, फिर उसके नीचे 4 गो खंड बनाएंगे, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड। ठीक है, फिर उसी तरह से 0, आपको 0 1 है तो क्या भर सकते हो? 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। अब इसमें आंसर भरना है, आंसर भरते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इक्वल टू, यानी कि जोड़ कर लिखना है। तो 0 में 1 जुटेगा तो 0, 1 में 0 जुटेगा 1, 0 में 1 जुटेगा 1, 1 में 1 जुटेगा फिर भी 1। हाँ एक और चीज, 1 प्लस 1 क्या होता है? 11। 1 प्लस 1 क्या, थियोलॉजी करता है ना, सबका पूछता है 1 प्लस 1 क्या होखेला? 11। कौन कहेगा? 2 कहता है ना, मतलब थियोलॉजी। लेकिन 1 प्लस 1 1 भी होता है फिजिक्स की भाषा में, लॉजिक गेट की भाषा में। तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, चलिए। और ये क्या है बेसिकली, और गेट के कैसे पहचान रहे हो? और गेट है भाई, ए प्लस बी इक्वल टू वाई दे रखे हैं, यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू वाई दे रखे हैं, इसलिए ये नॉट गेट, एंड गेट का है। चलिए अब देखो, इसमें गुना करना है, ए डॉट बी मतलब गुना होता है, क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं। तो 0 में 0 से गुना 0, 0 में 1 से गुना 0, वह 0 में 1 से, यानी कि 1 में 0 से गुना 0, और 1 में 1 से गुना 1। तो देखो आंसर आ गया, बन चुका है। यही आपको पूछ रहा था आपके एग्जाम के लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, और अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया। 99 में ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा आप लोग, फायदा है आपके लिए। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ऐसा पीडीएफ में आपको ये रहेगा बगल में, ये वाला, ठीक है ना, फिगर डाला गया है। सेम जो चीज यहाँ पे लिखी, जो चीज यहाँ पे, देखो फिगर एक्स्ट्रा इसमें दे रखा है, फिगर भी दे रखा है कि नहीं? ये और गेट का, ये नेट एंड गेट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो का सोना, सुत गइलो ना सोना। चलो क्वेश्चन है, एक रेडियो, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का क्षय गुणांक दे रखा है आपको 5.2, 5.2, एक मिनट, 5.2 प्रति वर्ष है। इसकी अर्ध आयु क्या होगा? देखो यहाँ पर सिंपल दे रखा है, अर्ध आयु का वैल्यू दे पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 6 गुणांक यानी कि लेमडा का वैल्यू दे रखा है, लेमडा बराबर दे रखा है, और अच्छा अर्ध आयु पूछ रहा है, तो अर्ध आयु का वैल्यू तो आपको पता ही होता है। आप क्या होता है, टी 1/2 क्या होता है? 0.693 अपॉन लेमडा होता है, यही तो अर्ध आयु का वैल्यू होता है। अब इसका मान पूछ रहा है, इसमें लेमडा का वैल्यू देना ही है, कहाँ पे है? ये है, तो लेमडा की जगह क्या डाल देंगे? ये डाल देंगे, तो क्या होगा? 0.693 अपॉन 5.2 गुने 10⁻³ है कि नहीं? उसके बाद बस इसको काटेंगे, इसको करेंगे तो देखो क्या होगा, यह से क्या होगा, -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, ये हटा दो, क्योंकि और देखो 10⁻³ हो जाएगा, सिंपल है। 10⁻³ यहाँ पे 0 है, जैसे 3 गो 0 यहाँ पे है, 3 दशमलव इधर है, तो दशमलव गायब हो जाएगा, तो 0 गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 693 अपॉन 5.2। इससे काटेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? 133.2 वर्ष प्राप्त होगा। हो गया आंसर। भाई इतना न्यूमेरिकल भी इतना इजी पूछते हैं ना आपके एग्जाम में। देखो न्यूमेरिकल पढ़ाना बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन बच्चा कहता है नहीं। और याद रहे एक और चीज, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं काटता है, अगर सही पूरा सही, नहीं सही 1 नंबर सही। ठीक है, आप याद रखना, डिफिनीशन से अच्छा न्यूमेरिकल बनाना दो। यहां तक भी नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल बना दो, क्या करो, जो दिया हुआ है उसको उतार दो, कोई फॉर्मूला लगाकर लिख बना दो, आपको 1 नंबर। लेकिन आप जब डिफिनीशन नहीं आ रहा, जब डिफिनीशन लिखोगे ना, ये गारंटी नहीं है कि 1 नंबर देगा कि नहीं देगा, कट भी सकता है। लेकिन न्यूमेरिकलवा में ऐसा नहीं करेगा, न्यूमेरिकलवा में आपको लिखा हुआ दियो, इसका वैल्यू दे रखा है, लेमडा का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू याद है, आगे बनाने आए चाहे न आए, कम से कम उतना लिखने के लिए 1 नंबर तो देगा, है कि नहीं? तो न्यूमेरिकलवा लिखो ना भाई। अगर बस न्यूमेरिकल लिखिए। अगले क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करे। तो किसी भी आवेशित चालक का ऊर्जा का व्यंजक जो होता है आपने पढ़ा होगा, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये U बराबर सूत्र दिया जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा
और पूछता भी है 1/2 CV स्क्वायर, बार बार पूछता है। तो देखो क्या लिखेंगे, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, अथवा इसी को लिखते 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यह लिखो या ना लिखो, मेन आपको यहाँ पे है किसी आवेशित चालक, ये लिखो या ना, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त की जाती है, जहां पे C आपका चालक की धारिता, Q आपका चालक की आवेश और V आपका उसका विभव होता है। देखो, या डायरेक्ट आप इसको जरूरत नहीं लिखने के लिए, डायरेक्ट आप U बराबर क्या लिखो 1/2 CV स्क्वायर, और नीचे में लिख दो जहां पर, देखो जहां आप जहां लिख दो, जहां क्या लिखोगे आप, U बराबर ऊर्जा, U क्या होता है, ऊर्जा को दर्शाते हैं, U बराबर ऊर्जा, ठीक है ना। उसका C बराबर धारिता, उसके बाद V है ना, V बराबर आपका, अच्छा Q भी है, अच्छा Q तो नहीं है इसमें, अगर Q लिखना है तो Q क्या लिख दीजिए, Q आपका आवेश होता है और V आपका विभव होता है। काम खत्म भाई, ये डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, इसी चीज को हम एक जगह सजा कर लिख दीजिए, कहाँ लिख दिए कि किसी चालक की आवेशित आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक Q बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे ये व्यंजक में प्राप्त होता है, डिफिनेशन में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्राप्त जहां पे C बराबर, देखो जहां पे C बराबर चालक की धारिता, Q बराबर आवेश और V बराबर विभव, इसी चीज को हम यहाँ पर छोट छोट लिख दिए, है कि नहीं। तो बता, अपना लिखने का स्टाइल होना चाहिए। और अब जब इतना लिख देते, सुन क्या ऐसा लिख दी, इतनी सा लिख दे, कैसे नंबर देगा। अरे भाई जो कहेगा वही तो लिखेंगे, हाथी घोड़ा थोड़ी लिखेंगे, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन देखो, कहता है नाभिक की आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध स्थापित कर लो भैया। क्वेश्चन इजी, लेकिन क्वेश्चन लगे रहा कि पहाड़ पर गया, सिंपल इतना इजी पूछ दिया। कह रहा है कि नाभिक का आकार और उसके द्रव्यमान संख्या, आकार और द्रव्यमान संख्या आर बराबर जो होता है आर नॉट ए के पावर में नहीं दीजिए, आपको होल क्यू होता है, इसको घनाभ कहते हैं, क्या होता है ए, यानी कि ए का घनाभ ज्ञात कर दीजिए। इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर आर नॉट आपको ए के पावर 1/3। तो आप एक परमाणु के नाभिक गोलाकार होता है, पता है, और आप नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या ए के बीच संबंध आर एवं आर बराबर क्या होगा आर नॉट। यह देखो 1/3 का मतलब, पावर 1/3 का मतलब होता है उसका घनमूल ज्ञात करना है। आपने घनमूल का नाम सुना होगा, वर्गमूल तो जानते हो, घनमूल का भी नाम सुना होगा, इसका मतलब घनमूल होता है, ठीक है ना। तो यह घनमूल यानी कि ए के पावर 1/3 मतलब इसका होता है घनमूल, मतलब इसको 3 बार में निकालिए, ठीक है ना। चलिए, तो यह आपका हो गया बेसिकली द्रव्यमान संख्या और उसके आकार के बीच संबंध। अगले क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कब 1996 में पूछा था, बोर्ड एग्जाम पूछे हुए, उसके बाद डायरेक्ट मॉडल सिर्फ 2024 में डाल दिया। हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बोलता हूं। तो क्या होगा देखो, मैंने कहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है, जिससे आप ही समझो, एक हम टॉर्च बांट रहे हैं और मोबाइल का लाइट और एक टॉर्च का लाइट, देखना मोबाइल का लाइट जो होता है थोड़ा फैल जाता है, ज्यादा दूर में फैल जाएगा, जैसे कि अभी जो लाइट है बहुत दूर में फैला हुआ है। जब बहुत दूर में फैला हुआ है तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। हम अभी एक समझाते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज, अब बताओ आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आपका फोकस कहाँ जा रहा है, अब बताओ आपका फोकस कहाँ जा रहा है, एक मिनट रुको, आपका फोकस किस वर्ड पर है, आपका फोकस किस वर्ड पे है, चमकती या जहाँ पे चमकीला। अब आपका फोकस कहाँ पे है, अब फोकस कहाँ होगा, द्वारक छोटा, यानी कि देखो यह बहुत छोटी जगह में है, तो छोटी जगह में जितना होगा ना वो आपका फोकस उस पर जाएगा। तो लाइट क्या करता है, लाइट जो टॉर्च होता है तो पतला सा लाइट, जिसे लेजर लाइट देखोगे, ये क्या हुआ, ये पूरे पे फोकस ना जाकर आपका यहाँ फोकस जा रहा है। अगर इसका द्वारक बड़ा कर देंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा भाई कहाँ किसको क्या देखें, है कि नहीं। बड़ा कर दिया तो आपको कंफ्यूज है भाई किसको क्या देखना है, और जब छोटा करेंगे तो देखना आसान हो जाएगा आपके लिए, किसी भी आदमी के लिए समझना भी आसान होगा। सिंबल की बात कर रहे हैं, सिंपल की बात कर रहे हैं। तो वही कहता है यहाँ पर द्वारक छोटा क्यों होना चाहिए। तो जब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर द्वारक बड़ा होता है तो उससे आने वाली जो प्रकाश के किरणें होते हैं पूरे क्षेत्र बहुत दूर में फैल जाएगा और वस्तु को देखने में कठिनाई हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। किसके लिए, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यदि अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा, अगर अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाले जो प्रकाश की किरण है बड़े क्षेत्र पर फैल जाएगा, बहुत बड़का दूरी में फैल जाएगा,
और बहुत दूर में फैल जाएगा तो उसकी तीव्रता घट जाएगी, यानी कि हम देख नहीं पाएंगे एकदम ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगी, बड़ा उसका अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगी या फैलेगा, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिसकी उसकी तीव्रता घट जाएगी। और इसके कारण अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल पर, यानी कि बहुत कम, जैसे अभी बताया फोकस कम कर रहा था, कम दूरी पर फैले और वस्तु चमकीला दिखाई दे और हम आराम से देख सकते हैं इजी तरीका से। हेलो कौन, है कि नहीं, हेलो कौन करके। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवन का मूल्स का नियम का है, मूल्स का नियम पूछ रहे हैं, वो दीजिए। देखो, तो प्रेषित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के ध्रुवीकरण के लिए, ध्रुवीकरण का मतलब और ध्रुवीय के संचार अक्ष के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे कोसाइन के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। ऐसे हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना चाहिए, वो छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रेषित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के ध्रुवीकरण के समतल और ध्रुवीय ध्रुवीय के संचार अक्ष के बीच के कोण के कोसाइन साइन के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक हो सकता है, कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है या सीधा समानुपाती होता है। दिल्ली आवृत्ति का कार्यफलन को प्रभाषित करें। दिल्ली आवृत्ति का, दिल्ली वाला बात नहीं कर रहा, दिल्ली पूरी दिल्ली अलग है। दिल्ली आवृत्ति का कार्यफलन क्या है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, आप लेमडा नॉट को दिल्ली तरंग दैर्घ्य या संगत न्यूनतम आवृत्ति को दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। मैंने कहा, फिर से समझिए, आपको कहा गया कि किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, फेंक नहीं रहे भाई, लोको मत, ठीक है ना, उत्सर्जित करने के लिए, समझ रहे हो ना, लोको मत मतलब रोकने के लिए तो ही बोल रहे हैं। धातु के तल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश, क्या कहा, आपतित मतलब आने वाला, आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य लेमडा नॉट को दिल्ली तरंग दैर्घ्य तथा उसके संगत मतलब साथ उसके संगत न्यूनतम आवृत्ति को दिल्ली आवृत्ति लेमडा नॉट के यहाँ पे लेमडा नॉट कहते हैं। इसका कार्यफलन लेमडा बराबर 5 बराबर क्या हो जाता है, एच भी नॉट हो जाता है। ये इसके लिए इसका कार्यफलन के लिए सूत्र हो जाता है, इसका कार्यफलन है। अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एक दो क्वेश्चन जो आपको कहेंगे बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र यह है आपका, इसमें आपका एक क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव है जिसका ए वैल्यू है, इसका बी है, ठीक है। वो कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक, मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी लंबाई क्या 2l है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, इसकी जो लंबाई है 2l है, और इस पर आवेशों की मात्रा, ऊपर में आपका प्लस क्यू आवेश है तो नीचे में आपका माइनस क्यू आवेश है कि नहीं, आवेशों को मिलाकर बनी हुई है, ठीक है ना। तो क्या आप, चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाला बल घूर्ण टाउ बराबर जो होता है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर क्रॉस का चिन्ह आएंगे तो टाउ बराबर होगा पी साइन थीटा। आपको पता है, मैथ में पढ़े होंगे, क्रॉस जब हटता है तो साइन थीटा लगता है, तो क्या लिखेंगे, पी बराबर आप पी साइन थीटा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसके लिए आप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण के लिए टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया दिया जाए, अगर इसको थीटा कोण, यहाँ पे हो सकता है थीटा हो, थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए तो बनेगा W बराबर, यानी कि टाउ बराबर क्या आ सकते हैं, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यही पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपको व्यंजक, कार्य का व्यंजक पूछ रहा है, तो यही आपका सूत्र बनेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्लियर है, जिसमें से आप 5-6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सारे पढ़े तक नहीं है और बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, और सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और यह लेक्चर हुआ, याद रखना, अगर सच बता रहे, अगर अच्छे नंबर लाओगे ना, ऐसे ही लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। वो बात नहीं खाली डिफिनेशन वाला पढ़ के, तो ऐसा लेक्चर 3 को और लेके आएंगे जो आप 2 दिन में याद कर सकते हो। तो आप लोग फटाक से, अगर इस पर 5000 व्यू लाओगे, मात्र 5000, ज्यादा नहीं, 5000 व्यू लाओगे, अगर 1000 लाइक हो गया, अगर 1000 लाइक हो गया ना,
तो पक्का हम 4 का वीडियो हम आज की आज लेके आएंगे लाइव क्लास में, और 11 बज जाए 12 बज जाए, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज एक बार शेयर करना। थैंक यू मेरे दोस्त, बाय बाय।